इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजधानी दिल्ली में हुआ बजट सत्र का उद्घाटन। पीएम मोदी ने 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य पर दिया जोर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ संपन्न। गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेता पहुंचे बारामती। अजीत पवार के निधन पर एकनाथ शिंदे ने जताया गहरा शोक, राजनीति से ऊपर संवेदना की अपील की। हुबली में फ्लाईओवर निर्माण के बीच कित्तूर रानी की मूर्ति का भविष्य संकट में। मूर्ति के भविष्य पर उठे कई सवाल, जनता में दिखा क्रोश। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बजट सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख करते हुए बजट सत्र को देश के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सत्र 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा तय करने वाला है। प्रधानमंत्री बोले, कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हम सभी के सामने कई मार्गदर्शन वाली बातें रखी। सत्र के प्रारंभ में उन्होंने सांसदों से अपेक्षाएं व्यक्त की है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सांसदों ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया होगा। यह सत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बजट सत्र है। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का लेखा जोखा था और 140 करोड़ देशवासी और उसमें भी ज्यादातर युवा उनके एस्पिरेशंस को रेखांकित करने का बहुत ही सटीक उद्बोधन सभी सांसदों के लिए कई मार्गदर्शक बातें भी कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सदन में सबके सामने रखी है। सत्र के प्रारंभ में ही और 2026 के प्रारंभ में ही आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सांसदों से जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में राष्ट्र के मुखिया के रूप में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सांसदों ने उसको गंभीरता से लिया ही होगा और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। ये बजट सत्र है। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है और वित्त मंत्री
निर्मला जी एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। साथियों, इस वर्ष का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है। ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है। ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है। और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे। और मैं सभी प्रकार के उत्पादकों से यही कहूंगा कि जब भारत यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं, वैसा समझौता हुआ है, तब मेरे देश के उद्योगकार, मेरे देश के मैन्युफैक्चरर्स अब तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया, अब बहुत सस्ते में हमारा माल पहुंच जाएगा, इतने भाव से वो बैठे न रहे। ये एक अवसर है और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाएं। और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के पैसे ही कमाते इतना नहीं, क्वालिटी के कारण से हम उनका दिल जीत लेते हैं और वो लंबे अरसे तक प्रभाव रहता है, उसका दशकों तक उसका प्रभाव रहता है। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्थापित कर देता है। और इसलिए 27 देशों के साथ हुआ ये समझौता हमारे देश के मछुआरे, हमारे देश के किसान, हमारे देश के युवान, सर्विस सेक्टर में जो लोग विश्व में अलग अलग जगह पे जाने के उत्सुक हैं, उनके लिए बहुत बड़े अवसर लेकर के आ रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है, एक प्रकार से कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव भारत की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। साथियों, देश का ध्यान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बरामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें डिप्टी सीएम समेत 5 लोगों की जान गई। बता दें, बुधवार को बरामती में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का अंतिम संस्कार बड़े राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अजीत पवार का
पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपेटकर विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया, जहां देश के कई वरिष्ठ नेताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अजीत पवार का निधन बारामती में एक विमान हादसे में हुआ। उनकी अंतिम विदाई के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई गणमान्य नेता शामिल हुए। अजीत पवार के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर विद्या प्रतिष्ठान मैदान में लाया गया, जहां भारी भीड़ में जनप्रतिनिधि और समर्थक उपस्थित रहे। राज्य सरकार ने उनके सम्मान में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है और उनके अंतिम संस्कार को पूर्ण राज्य सम्मान के साथ आयोजित किया गया। यह घटना राजनीति और जनता दोनों के लिए एक बड़ी हानि के रूप में देखी जा रही है। विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के साथ उन्होंने एक टीम की तरह काम किया और यह क्षति अपूर्णीय है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस घटना पर कोई राजनीतिक बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह समय राजनीति का नहीं बल्कि शोक और संवेदना व्यक्त करने का है। जब जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो मैंने सुनी तब मुझे भरोसा नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ। अभी हम बारामती जाके आए। बारामती में अजीत दादा पवार जी के परिवार से सब मिले हम लोग। सभी परिवारजन बहुत ही काफी दुखी कष्टी है। ये न सहने वाला दुख है और अभी मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है कि अभी भी अजीत दादा हमारे में नहीं है, क्योंकि एक दिलदार, स्पष्ट वक्ता, जो रोक-टोक बोलने वाला, जो काम होने वाला उसको तुरंत करने वाला, जो नहीं होने वाला उसको ना बोलने वाला, ऐसा हमारा एक सहयोगी आज हमारे में नहीं रहा है। देवेंद्र जी हो, मैं हो, अजीत दादा हो, हमारी टीम बनकर हम काम कर रहे थे। उनके डिप्टी सीएम जब वो थे तब मैं मंत्रिमंडल में था, मैं मुख्यमंत्री था तब हमारे मंत्रिमंडल में वो डिप्टी सीएम थे। आज देवेंद्र जी सीएम है, हम लोग उनके मंत्रिमंडल में एज अ टीम बनकर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम हम साथ में मिलकर कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे अजीत दादा पवार जी का भी रह चुका है। जितनी भी योजनाएं हमने करी है तो उसमें हर एक विषय की जानकारी रखने वाले अजीत दादा फाइनेंस मिनिस्टर थे। कई योजना, लाडली बहनों जैसा योजना हमने की तो उससे भी खर्च का तालमेल बिठाने का काम अजीत दादा ने किया। और ऐसी परिस्थिति में उनका बड़ा योगदान इस महाराष्ट्र के विकास में रहा है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, ये हमारे लिए बहुत ही शोक, दुख की बात है। ये महाराष्ट्र पवार परिवार का ही नुकसान नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र का नुकसान। और कई जो सेक्टर है, कई विभाग हमारे, उसकी पूरी जानकारी रखने वाले अजीत दादा बहुत ही अनुभवी नेता के रूप में काम कर रहे थे, डिप्टी सीएम के रूप में काम कर रहे थे। आज हमारा सरकार का भी काफी नुकसान है, हुआ है, महाराष्ट्र का भी काफी नुकसान जो कभी भी भर कर नहीं आ सकता। अभी उनके परिवार के दुख में हम लोग शामिल हैं। बारामती जाके आने के बाद भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि अजीत दादा हमारे बीच नहीं है, तो उनके परिवार को कितने कष्ट होते होंगे। इसलिए हम सब मिलके उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, इसी ईश्वर के पास प्रार्थना करते हैं। जब महाराष्ट्र इतने बड़े दुख से गुजर रहा है, उस बीच में ममता बनर्जी का एक बयान आता है, वो कहती है कि अभी कुछ दिनों में वो सत्ता फैक्शन ज्वाइन करने वाले थे, उससे पहले ऐसी घटना हुई है, जांच नहीं चाहिए, कई सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं, तो क्या कहेंगे? इसमें फाउल पे बता रहे हैं पूरे मामले में बता रही हैं कि कुछ फाउल प्ले है। देखिए क्या है, ऐसी घटना जब होती है तब ऐसे घटना में राजनीति करना उचित नहीं होता।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात जो भी टेक्निकलिटी होगी या हम लोग वहां गए थे तो विजिबिलिटी की बात हो रही थी, ये तो टेक्निकल बातें हैं, उसकी तो वो तो सामने आएगी। लेकिन ऐसे समय में ये कोई राजनीति करना और इसमें कुछ साजिश है ऐसे बताना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खुद शरद पवार साहब ने खुद ही स्वयं स्पष्ट किया है कि ये केवल अपघात है, एक्सीडेंट है और ये कोई साजिश नहीं है। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र एक पुरोगामी राज्य है और हमारा कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो सभी को साथ में ले जाने वाला है। और ऐसे समय में एक परिवार दुख में है, महाराष्ट्र पूरी तरह दुख में है, शोक सागर में है। सब जनता आज में हमने वहां देखा कि हजारों लाखों लोगों की भीड़ जो अजीत दादा कहकर पुकार रही थी। ऐसे समय में ऐसी राजनीतिक बात करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे इस घटना की किसी ने भी राजनीति करना ये राजस्थान के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बुधवार सुबह घने कोहरे और तेज सर्द हवाओं ने आमजन का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़क पर चल रहे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंड के बढ़ते प्रकोप से लोग घरों में दुबकने को मजबूर आ गए हैं। दरअसल सुबह से ही मांडलगढ़ क्षेत्र के कई गांवों में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते वाहनों को लाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तेज सर्द हवाओं ने ठंड का असर और बढ़ा दी है, जिससे इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का असर और बढ़ सकता है। राजस्थान के जोधपुर में लायंस क्लब इंटरनेशनल के संभाग 3 और जोन 7 की सेकंड एडवाइजरी मीटिंग भव्यता के साथ संपन्न हुई। इस बैठक में सेवा कार्यों की समीक्षा के साथ आने वाले वर्ष की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लायंस क्लब के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। दरअसल जोधपुर के बासनी स्थित मिस्ट्री लाल होटल में आयोजित इस एडवाइजरी मीटिंग की अध्यक्षता जॉन चेयरमैन लायन मंजुला अरोड़ा ने की। बैठक में 5 लायंस क्लबों की सहभागिता रही, जहां सदस्यता बढ़ाने, सामाजिक सेवा कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने और आगामी योजनाओं पर मंथन किया गया। उत्कृष्ट सेवा कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मल्टीपल काउंसलिंग चेयरमैन, अनेक पदाधिकारी, क्लब अध्यक्ष और कई अन्य लोग मौजूद रहे। माता की जय। आज लायंस जोन मंजुला जी द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, जो इन्होंने इनके 5 जोन आते हैं और ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज मैं पहली बार इनकी मीटिंग में आई तो मैंने ये देखा कि इनके जो भी ग्रुप बने हुए हैं, जो भी जोन्स बने हुए हैं, उसमें ये बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, पर्यावरण हो और भी जो सारे कार्य होते हैं। और मैंने ये लायंस का बहुत टाइम से सुन रही हूँ, तो ये लोग बहुत अच्छे कार्य करते हैं। और मैं इनसे कहूंगी कि और भी नए नए कोई आइडिया लाएं, ताकि समाज में और भी अच्छे कार्य हो सके। जैसे छोटे बच्चों के लिए इन्होंने अभी बोला था कि स्वेटर वितरित किए थे इन्होंने, और गरीब बच्चों के लिए भी ये सारे कार्य करते हैं। स्कूल में भी इन्होंने काफी सारे कार्य किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 40। मैं लाइन मंजुला अरोड़ा, लायंस क्लब जोधपुर मारवाड़ द ग्रेट से। मैं रीजन 7 में जोन 3 में कार्यरत हूँ और मैंने अपने जोन में जो 5 क्लब आते हैं उनकी आज जोन एडवाइजरी मीटिंग रखी। उसके लिए उनको सब पूछा, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, तो उन क्लबों की हमने बहुत सराहना की है और आने वाले कार्यों के बारे में जानकारी ली। जो हमने यहाँ श्री मिश्रीलाल होटल कासनी में नई बनी है, उसमें हमने ये जोन एडवाइजरी मीटिंग रखी और जो गिफ्ट स्पॉन्सर है वो आनंद उद्योग मंदिर से कराया। मुख्य मुद्दे तो यही है कि हमें मेंबरशिप ग्रोथ करनी है। हमारे जो गवर्नर हैं उन्होंने बोला है कि मिशन 1.5 में कार्य करना है और उसके लिए हमें पूरे इंडिया में 15 लाख मेंबर जोड़ने हैं। अब हमारी रीजन चेयरमैन 15 लाख मेंबर करने हैं। ये भी का नया भार आपको दिया है, आप कितना खरा उतरेंगे? उसके लिए मुझे 6 महीने तो हो गए कार्यरत में, कार्य करने में, तो उसके लिए
जो भी क्लबों को कार्य दिए गए थे वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इतने अच्छे कर रहे हैं कि मुझे सोचना पड़ रहा है कि मेरा क्लब कौन सा ज्यादा अच्छा है। क्लब को और बेहतरीन बनाने के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? क्लब को बेहतरीन बनाने के लिए यही है कि जो भी कार्य हमको गवर्नर द्वारा दिए जाते हैं उनको और अच्छे से करें, और जैसे सेवा सप्ताह दिया जाता है, फूड हंगर के लिए दिया जाता है और पर्यावरण के लिए दिया जाता है, वो सारे सप्ताह और ये मेडिकल के लिए दिया जाता है कि आप अवेयरनेस फैलाएं चिकित्सा में भी, उसके लिए भी हम उनको बोलते हैं और वो हमारे कार्यों को पूरा करते हैं। व्यवच के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? क्या चीज? व्यवच जैसे पशु पक्षी। द्वितीय संपन्न हुई और जोन एडवाइजर जो कि हमारा प्रशासनिक अधिकारी होता है 5 क्लबों पर, और सभी क्लबों ने आज उत्साह और ऊर्जा से पार्टिसिपेट किया और क्लबों के जो सचिव प्रतिवेदन देखने को आए, इसमें देखा गया कि चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में शानदार कार्य जोधपुर में इन 5 क्लबों ने किए हैं और उसका नेतृत्व, शानदार नेतृत्व मंजुला जी ने किया, रीजन चेयरमैन सरिता जी ने किया। ये महिला शक्ति जो कि एक हमारा नारा है, ऐसी शक्ति का, उसको इन्होंने आज यहाँ सिद्ध किया है कि ये महिलाएं किसी भी क्षेत्र में जाएगी तो शानदार कार्य करेगी, और ये प्रूव भी हुआ है क्योंकि इनके नेतृत्व में सभी क्लबें शानदार कार्य कर रही है। और आज आपने जो संदेश दिया है कि आने वाले 6 महीने जो कि उनके कार्यकाल के बचे हैं, उसमें इसी ऊर्जा और इसी एकाग्रता से ये आगे बढ़ेंगे और जो लक्ष्य प्रांतपाल ने दिए हैं उन्हें जल्द से जल्द प्राप्त करेंगे, ताकि अगली जो रीजन कॉन्फ्रेंस और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस हो उसमें उनका वाचन किया जा सके, उनका अनुमोदन किया जा सके। क्लब में कमियां और ये सब चीजें होती रहती है, पर उसमें हमेशा सुधार होता है क्योंकि मेंबर्स जो भी आता है वो सेवा भाव की मनोकामना से आता है। लायंस क्लब का उद्देश्य पीड़ित मानवता की सेवा करना है। जिसको जितना समय मिलता है, जितनी उसकी एनर्जी होती है, वो उसमें समय देता है और अपने क्लब में अपना एक विशेष योगदान वो देना ही चाहता है और देता है, इसीलिए वो मेंबर है। और हम कहते भी हैं प्राउड टू बी लायन, क्योंकि जो लाइन है वो सेवा भाव के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। आज यहाँ मंजुला जी के नेतृत्व में उनके क्षेत्रीय जोन की जो मीटिंग थी वो बहुत अच्छे से संपन्न हुई। लायंस क्लब जो कि विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है, उसने अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है ताकि कि बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो सके और हम जरूर से ज्यादा सेवा कार्य कर सके। मिलकर सेवा कैसे करी जा सकती है, इसका ये बहुत अच्छा उदाहरण था। आज हम लोगों ने सबने अभी तक जो कार्य हुआ इसकी विवेचना भी करी और आगे कैसे समाज के लिए अच्छे से अच्छा उत्थान के लिए हम लोग कार्य कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। एक छोटा सा समूह कितना बड़ा कमाल कर सकता है। जोधपुर में आज सिर्फ 4 क्लब थे यहाँ पे, जबकि इसने इस साल में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की मदद की। तो ये लायंस की शक्ति है और मिलकर काम करने की शक्ति है, जिसके बारे में हम लोगों ने सबने मिलकर कार्य किया। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? हम लोग युवाओं के लिए भी अलग से कार्यक्रम करते हैं। लियो करके हमारा एक मूवमेंट है जिसमें कि 40 साल तक के जो है उम्र के लोग रह सकते हैं। इनके अंदर भी नेतृत्व विकास कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी यहाँ कार्य किए जाते हैं और उनको कैसे सेवा के लिए प्रेरित किया जाए। ये अच्छा नागरिक सबसे बड़ा देश की सेवा है और वो अच्छा नागरिक अच्छे तरीके से काम करे, ये लायंस क्लब का ध्येय है। सर, काफी युवा पढ़ लिखने का भी है, इधर उधर भटकता है या और भी लीडरशिप डेवलपमेंट है, इस तरह के कई कार्यक्रम करते हैं लायंस के अंदर। सारे मिले कि हम लोग सही सोच, अच्छी सोच रखें, समाज में कैसे उठना बैठना है, समाज में किस तरह से मिलकर रहा जा सकता है, एक सामाजिक सोच का विकसित करते हैं। क्लब इंटरनेशनल के संभाग की आज जोन चेयरमैन हमारी मंजुला जी अरोड़ा जो हैं, उन्होंने ये सेकंड एडवाइजरी मीटिंग कराई है। एक्चुअल में ये एडवाइजरी मीटिंग प्लस जोन शो जैसा लगा, क्योंकि उन्होंने एडवाइजरी में तो ये होता है कि जो लोग नए सदस्य बनते हैं कैसे काम करना, आगे क्या होगा, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, वो सलाह दी जाती है। लेकिन अधिकारी तो बहुत बनते हैं। ये लायंस क्लब इंटरनेशनल ऐसा है कि कोई भी सदस्य बनना चाहेगा तो यहाँ नहीं बनाते हैं। आपका अच्छा काम, आपकी रेपुटेशन है अगर अच्छी, तो आपको इनवाइट करके हम लोग सदस्य बनाते हैं। आज जितने भी लोग आए थे, फुल हॉल भरा था
इतना अच्छा कार्यक्रम किया कि ये इनका व्यक्तिगत स्वभाव है। ये छोटे से छोटे क्लब को बड़ा बनाने का अधिकार उनको जताती है कि तुम छोटे नहीं हो। ये इनकी जो ग्रास रूट है वो बहुत अच्छा स्वभाव है और हर जगह पहुंचती है। इसके लिए आज जो भीड़ थी, मोटिवेट किया इसके लिए हमारी आज की जो फैकल्टी MS राज पुरोहित जी हैं, जो बहुत ही समझदार और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने क्लब को आगे कैसे ले जाया जाए, किस तरह मजबूती दी जाए वो बताई। आशीष माथुर जी जो सब ये सब रीजन थे, बड़ी बड़ी हैसियत है, तब भी जाके इन्होंने इतना समय दिया, जो वकील भी हैं और ये खुद इंडस्ट्रियल है, फिर भी आज आए और समझाने, क्योंकि हम ये सब एक मित्र हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। आज तुम सीट में रीजन हो, कल वो बनेंगे, तो एक दूसरे का रेस्पेक्ट रखते हैं। और उसके लिए जो हमको यहाँ पर मिश्री लाल होटल जो उन्होंने हमको निःशुल्क उपलब्ध कराया कि आपको सबको, उसके लिए मैं चाहूंगी 2 मिनट आप ही अपना धन्यवाद देते। जोन लॉयंस क्लब की रीजन 7 की जोन एडवाइजरी मीटिंग का होस्ट बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी लॉयंस क्लब के मेंबर्स और जो भी यहाँ पे पदाधिकारी गण, उनका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। हमारा ये नया आउटलेट है और इस तरह से हमारे को तो एक एडवर्टाइजमेंट ही हुआ है लॉयंस क्लब के थ्रू हमारा एक ये। इसलिए मैम का, MS राज पुरोहित MS जी मेरे बचपन के मित्र हैं, अविनाश जी और मंजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे को ये सौभाग्य दिया आपने। ये और आप एक मालिक होकर बराबर आगे से हर एक के लिए सुन रहे हैं कि भाई धन्यवाद आप कर रहे थे, वो हमें बहुत दिलचस्प हुई और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम में हुबली शहर की पहचान माने जाने वाली कित्तूर रानी चन्नम्मा की मूर्ति का भविष्य एक बार फिर सवालों में है। चन्नम्मा सर्कल के पास 349 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे फ्लाईओवर के चलते अब यह चिंता गहराने लगी है कि आखिर इस ऐतिहासिक मूर्ति का क्या होगा। दरअसल हुबली के सबसे चौड़े चन्नम्मा सर्कल पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन इसी के बीच 15 फीट ऊंचे कित्तूर रानी चन्नम्मा की मूर्ति की अपेक्षा सामने आ रही है। मूर्ति के चारों ओर बड़े बड़े खंभे खड़े कर दिए गए हैं, जिससे वह लगभग दिखाई नहीं दे रही है। वर्ष 1975 से चल रहे संघर्ष के बाद 80 के दशक में यहाँ मूर्ति स्थापित की गई थी, जो आज हुबली के कमर्शियल शहर की पहचान है। स्थानीय लोगों की मांग है कि फ्लाईओवर निर्माण के नाम पर रानी चन्नम्मा की गरिमा और सम्मान से कोई समझौता ना किया जाए। ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಅದೊಂದು ಏನು ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್, ಮೇಲೆ ಏರಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ವರ್ಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಗಳು ಯಾವುದೋ ಪಾಲಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಆ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಕ್ಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನು 2 ಮಂತ್ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋರು ಉಗುಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾದನ ಚರ್ಚೆನೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅವಾಗಲೇ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, NWKRTC ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ इधर बगे ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. गुजरात के तापी जिले में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय शिक्षा नवाचार महोत्सव 2025-26 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन गर्ग ने व्यारा के कपूरा प्राथमिक विद्यालय में किया। दरअसल जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित शिक्षा नवाचार महोत्सव में शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए 47 अभिनव शैक्षिक मॉडलों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। डॉक्टर गर्ग ने गणित, विज्ञान, खेल, मनोरंजन, दर्पण पठन सहित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा को रोचक बनाने वाले मॉडलों का निरीक्षण किया और शिक्षकों के प्रयासों की सराहना भी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा पद्धतियों में निरंतर नवाचार जरूरी है, जिससे छात्रों में चिंतन कौशल, रचनात्मक तकनीकी समझ और समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो सके। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है।
पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।